जो अफ़गानिस्तान है इसके संबंध में है ना 2 तरीके से हम अध्ययन करेंगे। एक तरीका तो ये होता है कि किसी भी देश को हम भौतिक रूप से देख लें, भौतिक रूप से, और एक होता है राजनीतिक रूप से। भौतिक रूप क्या होता है और राजनीतिक क्या होता है, मैंने कल आपको स्पष्ट कराया था। भौतिक हुआ जो प्रकृति ने किस प्रकार से इसको क्या दिया है, उसके संबंध में यदि हम किसी देश के बारे में जान लेते हैं तो उसे कहते हैं भौतिक स्वरूप। जबकि मानव के द्वारा उस देश में कहाँ पर क्या डिवाइडेशन किया गया है, क्या नाम रखे गए हैं, कैसे क्या है, वो सारी चीज़ राजनीतिक में आ जाती हैं। जनसंख्या किसमें आएगी, राजनीतिक में आ जाएगी। ऐसे हम देख लेते हैं। तो दोस्तों भौतिक स्वरूप में यदि देखोगे और राजनीतिक स्वरूप में देखो, दोनों तरीके से। उससे पहले एक चर्चा पहले करो कि जो अफ़गानिस्तान था, क्या अफ़गानिस्तान भी कभी किसी का औपनिवेशिक देश रहा है, यानी गुलाम रहा है? यदि गुलाम रहा है तो यह स्वतंत्र कब हुआ है, उसके संबंध पर चर्चा करते हैं। तो जो अफ़गानिस्तान था दोस्तों, यह भी ब्रिटेन का गुलाम रहा था, ध्यान रखना है। ब्रिटेन का औपनिवेश था, तो ब्रिटेन ने इसे 1919 में स्वतंत्र किया है। ये कहीं मेंशन कर लेना। यह किससे स्वतंत्र हुआ था, तो ब्रिटेन से हुआ था। ठीक है, यानी कि जो अफ़गानिस्तान देश था वह किस देश से स्वतंत्र हुआ है, तो आपको ध्यान रखना है। वह स्वतंत्र हुआ है किससे हुआ, तो ध्यान रखिएगा, तो बता दीजिएगा आप। यानी कि ब्रिटेन से स्वतंत्र हुआ था। ठीक है, इतना कहानी आपको इसकी ध्यान रखना है। अब भौतिक स्वरूप में हम आता हूँ सीधे सीधे, और राजनीतिक स्वरूप में आता हूँ। तो पहले भौतिक स्वरूप की हम चर्चा करते हैं दोस्तों। भौतिक स्वरूप में यदि देखोगे आप, तो भौतिक स्वरूप में क्या है, जो मैंने कल आपको बताया था वही कंडीशन यहाँ रहती है, कुछ ज़्यादा अलग नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना। देखो, हम सबको पता है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बॉर्डर पर एक पर्वत है। इस पर्वत का नाम दोस्तों क्या है, इस पर्वत का नाम है हिंदू कुश पर्वत। अगर तुमसे मैं आपसे बोलूँ कि जो अफ़गानिस्तान है, अफ़गानिस्तान देश मतलब किस तरह का देश है, तो कम्प्लीटली पहाड़ी देश है। पहाड़ी देश, अगर मैं आपसे बोलूँ यहाँ पर लगभग 80% क्या है, पहाड़ है ना, ध्यान रखना है, पहाड़ी देश है। अफ़गानिस्तान ऐसा देश है, इतिहास गवाह है, यहाँ कभी शांति रही ही नहीं है। आप ये मान लो, यदि हम प्राचीन इतिहास को अपने यहाँ से पढ़ते हैं और वहाँ से तुलना करके देखें, तो ये तब भी भयभीत रहता था ये देश। यहाँ पर कुछ ना कुछ चलता रहता था, और आज भी अगर हम देखें यहाँ कुछ ना कुछ चलता रहता है। जैसे आज वर्तमान में अफ़गानिस्तान में तालिबान का शासन है। अब ये तालिबान का शासन जो हुआ है वो तो फिलहाल अभी हुआ है, चूँकि यूएसए जैसे छूट गया है, उसके बाद में क्या हुआ, तालिबान ने अपना यहाँ पर शासन करना प्रारंभ कर दिया है। लेकिन दोस्तों हम सभी लोग जानते हैं, इससे पहले अगर तुम देखोगे तो सबसे पहले इस पर कोशिश किया था वर्चस्व स्थापित करने का रूस के द्वारा। ठीक है, लेकिन रूस भी क्या था, अंतिम समय से छूट गया था। उसी तरह से फिर वर्चस्व जमाने के लिए कोशिश किया था किसने, यूएसए ने, तो यूएसए भी छूट गया था। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि लगभग 10 साल तक यहाँ पर रसिया रहा, लगभग 10 साल तक यूएसए रहा, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका रहा। उन लोगों ने भी इन्हें कंट्रोल नहीं कर पाया था। यहाँ के लोग जो है ना, एकदम अफगान जलेबी हैं। ये लोग क्या है, एकदम तहलका मचाते ही रहते हैं, कुछ ना कुछ चलता ही रहता है इनके दिमाग में। तो कम्प्लीटली देश कैसा है, ये पहाड़ी देश है। इस आधार पर हम देख सकते हैं भौतिक स्वरूप के हिसाब से कैसा देश हो जाएगा, पहाड़ी देश हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अब देखो, बहुत अब पहाड़ी देश है, तो अब इसमें आपसे यहाँ पर बात कर सकते हैं। यदि पहाड़ी देश है, तो अफ़गानिस्तान के पास में जो एक पर्वत है, पर्वत वो हिंदू कुश पर्वत को ही हम यहाँ मानेंगे। तो ये हिंदू कुश पर्वत जो है, यदि मैं आपसे बोलूँ हिंदू कुश पर्वत, राइट, हिंद कुश पर्वत, तो ये हिंदू कुश पर्वत है, वो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बॉर्डर पर अवस्थित है। ठीक है, पाकिस्तान अफ़गानिस्तान बॉर्डर पर। अब यह हिंदू कुश पर्वत के अंतर्गत ये पहाड़ी आती है। इस पहाड़ी का नाम है नौशाख पहाड़ी। ठीक है, क्या नाम है, नौशाख। नौशाख पहाड़ी लगभग इस तरह की पड़ जाएगी, ऊपर की तरफ में देखा जाएगा यहाँ पर। अब इसे तुम क्या बोलोगे, अफ़गानिस्तान के उत्तर पूर्व की ओर, किधर पड़ रही है, उत्तर पूर्व की ओर। तो आप कह सकते हो अफ़गानिस्तान की सर्वोच्च चोटी, सर्वोच्च चोटी दोस्तों क्या हो जाएगी, तो आपको ध्यान रखना है, नौशाख। क्या हो जाएगी, नौशाख। ये पेपर की दृष्टि से थोड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर तुमसे कहे कि अफ़गानिस्तान की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, नौशाख है, भौतिक स्वरूप के हिसाब से। दूसरा मैंने बोल दिया है आपको, शुरुआत में बता दिया है कि कंप्लीट ये जो देश है आपको दिख रहा है, ये कंप्लीट कैसा देश है, पहाड़ी देश है। इसको ध्यान रखना है। शुरुआत में बताया हुआ कि अफ़गानिस्तान जो है वो ब्रिटेन का गुलाम था। ब्रिटेन ने इसे सबसे पहले ही स्वतंत्र कर दिया था। ब्रिटेन भी इन्हें झेल नहीं पाए थे यहाँ के लोगों को, यानी कि इंडिया वालों को तो ब्रिटेन वाले 1947 से लेके गए थे, लेकिन अफ़गानिस्तान वालों को पहले ही छोड़ दिया था, भाई तुम आराम से रहो, तुम पर तो शासन करना भी हमारे लिए मुश्किल है। तो एकदम यहाँ के जो लोग हैं वो क्या है ना, हमेशा से अशांति इस देश में रही है। मैं आपसे बोलूँ पूरी दुनिया में यदि सबसे ज़्यादा अशांत देश अगर कोई रहा है
तो वह जो देश है दोस्तों वो कौन सा हो जाता है, तो वो देश जो है ना अफगानिस्तान ही हो जाएगा। तो अफगानिस्तान को हम यहाँ डिलीट कर देंगे। ठीक है, बात करते हैं, ये तो इसका भौतिक स्वरूप हो गया। भौतिक स्वरूप में से एक नौशाख शब्द को ध्यान रखना है, बाकी पहाड़ी में बता दिया है। और ये मैंने कल चर्चा भी किया था, मैं दोबारा फिर रिपीट कर दे रहा हूँ। ये हिंदुकुश पर्वत है, तो अफगानिस्तान से पाकिस्तान आने के लिए 2 दर्रे हैं इसी हिंदुकुश पर्वत के। एक दर्रे का नाम खैबर दर्रा है, एक का नाम गोमल दर्रा है। खैबर और गोमल। अगर मैं आपसे बोलूँ अफगानिस्तान से पाकिस्तान यदि किसी को आना है तो किन दर्रों का प्रयोग किया जाता है, तो खैबर दर्रों का और गोमल दर्रों का प्रयोग करके वो व्यक्ति क्या करता है ना, अब वहीं पाकिस्तान में प्रवेश कर जाता है। चाहो तो यहाँ पर हम और एक चीज़ और लगा सकते हैं, इसी में अगर देखना चाहो, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मध्य में जो सीमा रेखा है यहीं पे मेंशन कर लो इसको। हालांकि इसका भाग नहीं है, ये भाग इसी का राजनीतिक वाले का, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहीं का राजनीति से जुड़ा हुआ है। तो बताइए सीमा रेखा का नाम क्या है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान की जो सीमा रेखा है दोस्तों, उसका नाम क्या हो जाएगा, डूरंड लाइन है। क्या नाम है, डूरंड लाइन। डूरंड लाइन या डूरंड रेखा है। ये डूरंड रेखा जो है कब खींची गई है, तो 1896 में खींची गई, ध्यान रखना, नहीं 1896 में। ठीक है, ये रेखाओं को मिलन क्रम से पूछता है, तो बताऊंगा जब पूरा खत्म हो जाएगा उसके बाद में एक समय पूरी सारी रेखाएं क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। जिस तरह से भारत की सीमा पाकिस्तान से 3 तरह से लगती है, उसी तरह से यदि मैं आपसे बात करूँ दोस्तों, तो हम ये कह सकते हैं जो अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान पाकिस्तान से सीमा लगाता है, तो तरीका कौन सा हो जाएगा, डूरंड लाइन हो जाएगा। डूरंड के द्वारा खींचा गया है। हालांकि पहले ये डूरंड लाइन जो थी वो भारत और अफगानिस्तान के मध्य में थी। अब जैसे 1947 में भारत और पाकिस्तान बन गया, तो उसके बाद अब यह डूरंड लाइन जो है वो पाकिस्तान के मध्य में और अफगानिस्तान के मध्य में क्या है, विड्रॉ है। ठीक है, ध्यान रखना। प्रश्न ये आता है, क्या भारत के साथ में अफगानिस्तान की सीमा लगती है, तो देखो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा दिखाया हुआ है, ये यहाँ पर ये, तो भारत के साथ में अफगानिस्तान की सीमा लगती है, जी लगती है ना, लगती है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से लगती है। क्योंकि ये वाला जो एरिया है दोस्तों, मैंने कल आपको बताया था, ये पीओके वाला एरिया है। अब पीओके वाले एरिया पे यदि आप देखोगे, ये पीओके है, ये एलओसी माना जाता है, ये वाला हम इसे अपना भाग मानते हैं, भारत सरकार इसे अपने मेप में दिखाती है, और पीओके हमारा है, हम लोग मानते भी हैं। लेकिन अभी इस पर जो अधिकार है वो किसका है, या कब्जा किए हुए है कौन, पाकिस्तान किए हुए है। तो हमारे हिसाब से अफगानिस्तान से हमारी जो सीमा लगती है वो अप्रत्यक्ष लगती है, यानी डायरेक्टली तो पाकिस्तान इसको अपना सीमा लगा रहा है, लेकिन हम दिखाते हैं। या बताइए कि भारत की सबसे कम सीमा किस देश से लगती है, तो ध्यान रखना है, तो भारत की सबसे कम सीमा, भारत की सबसे कम सीमा जो है दोस्तों वो लगती है किससे, अफगानिस्तान से लगती है। और कितना लगती है, तो 106 किलोमीटर की लगती है। कितनी लगती है, 106 किलोमीटर, 106 किलोमीटर की लगती है। ये ध्यान रखना, ये वाली जो रहती है। लेकिन कैसी लगती है, तो आपको बता दें, अप्रत्यक्ष रूप से लगती है, इनडायरेक्टली लगती है, अप्रत्यक्ष रूप से। ठीक है, यानी डायरेक्टली नहीं, अप्रत्यक्ष रूप का मतलब क्या होगा, यानी पीओके के माध्यम से क्या होती है, ये लगती है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इज दैट क्लियर हुआ जहाँ तक। तो आप देख लीजिएगा, अभी मैं 3-4 प्रश्न आपको बताए। अफगानिस्तान जो देश है वह पाकिस्तान के, है ना, पाकिस्तान की सीमा, पाकिस्तान के साथ अधिक सीमा साझा करता है, हम ये कह सकते हैं। और हिंदुकुश पर्वत जो है, इन दोनों जो देश हैं, पाकिस्तान अफगानिस्तान, इन दोनों देशों के बॉर्डर पर है। हालांकि पूरा अफगानिस्तान जो है वो कैसा देश है, तो लगभग पहाड़ी देश है, हम ये कह सकते हैं। इसके अलावा देखा जाए तो इसकी सर्वोच्च चोटी जो है वो नौशाख है। नौशाख जो पड़ती है वो कहाँ पड़ती है, तो अफगानिस्तान के उत्तर पूर्व की ओर पड़ती है। ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ तक हमारा हो गया था। ठीक है, तो ये भौतिक स्वरूप हो गया हमारा अफगानिस्तान का। अब दोस्तों इसका राजनीतिक स्वरूप के संबंध में हम लोग चर्चा करते हैं। राजनीतिक मतलब मानव ने अपने हिसाब से क्या किया है, नाम कर दिया। हालांकि ये भी राजनीतिक में आएगा, कोई बड़ा वो नहीं होता है, ये बता दिया हमने, कोई हो जाएगा। अब दोस्तों राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें, 3-4 प्रश्न हमें कॉमन रखने वही वाले, कि जब भी कभी किसी देश की हम लोग बात करते हैं तो राजनीतिक दृष्टिकोण से यदि आप देखोगे, ठीक है, सबसे पहला प्रश्न यही है कि इस देश की राजधानी का नाम क्या है, यानी कैपिटल क्या है, इस देश की मुद्रा का नाम क्या है, इस देश की भाषा का नाम क्या है दोस्तों, इस देश की संसद का नाम क्या है। ये हमें इतने प्रश्न कॉमन रखने हैं। ठीक है, यानी मैं आपसे बोलूँ कि अफगानिस्तान की जो राजधानी है दोस्तों वो क्या हो जाएगी, तो अफगानिस्तान की जो राजधानी है दोस्तों, यानी कैपिटल है, वो क्या हो जाएगी, काबुल हो जाएगी। क्या हो जाएगी, काबुल। और मुद्रा का नाम क्या है, तो अफगानी रुपया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अफगानी रुपया। उसी तरह से बात किया है दोस्तों इसकी भाषा की, तो इसकी भाषा क्या हो जाएगी दोस्तों, पश्तो भाषा हो जाएगी। क्या हो जाएगी, पश्तो भाषा। यानी कि अफगानिस्तान की भाषा का नाम क्या है, पश्तो है। और साथ में चाहो तो दूसरी भाषा इसकी फारसी भाषा भी है। क्या है, फारसी भाषा भी है, ये भी हम कर लेंगे।
इसकी संसद का नाम दोस्तों क्या है, तो शूरा है, यानी कि अफगानिस्तान की जो संसद है उसका नाम क्या हो जाएगा, शूरा हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इसके बारे में देखो, अब इनमें जो फैक्चुअल डाटा है और क्या हो सकता है उसको थोड़ा जानिएगा। देखो समझो, मैं आपसे कह रहा हूँ जो काबुल है, काबुल के बारे में फैक्चुअल डाटा दोस्तों क्या हो सकता है, पहले ये समझो। ठीक है, काबुल के बारे में यदि हम चर्चा करेंगे तो दोस्तों काबुल के बारे में यदि आप देखोगे तो मैं आपसे कह सकता हूँ कि जो मोहम्मद गौरी था, मोहम्मद गौरी और कुतुबुद्दीन जो ऐबक था, ये दोनों जो है ना कहाँ से आए थे भारत में, तो काबुल से ही ये इंडिया में आए थे, ध्यान रखना। मोहम्मद गौरी खैबर दर्रे से भारत में प्रवेश किया था और एक यह जो है कहाँ से आया था, तो काबुल से ही आया था। काबुल को आप लोकेटेड करना चाहो तो देखो ये कर सकते हो, ये काबुल यहाँ होगा। ठीक है, काबुल इसे रेड कर लो, ये काबुल है, के लगा दे रहा हूँ, के काबुल हो जाएगा। तो काबुल के बारे में एक चीज़ ध्यान रखना है, मुद्रा रुपया है, यानी अफगानी रुपया है, पश्तो इसकी भाषा है और फारसी भी क्या इसकी भाषा है। लेकिन शूरा के बारे में एक कथन हमको ध्यान रखना है कि जो शूरा जो संसद है, इस संसद का निर्माण किसने किया है, यानी कि अफगानिस्तान की जो संसद है इसका निर्माण दोस्तों किया है भारत में। किसने किया, भारत में। तो अगर मैं आपसे बोलूँ कि बताइए अफगानिस्तान की संसद का नाम क्या है, शूरा है। शूरा जो संसद है इसका निर्माण किसने किया है दोस्तों, तो आपको ध्यान रखना है इसका निर्माण किया है किसने, तो वो किया है, किसने किया, ध्यान रखिएगा, वो किया भारत के द्वारा। ठीक है, ये कर लेना है दोस्तों। इसके अलावा बात किया है यहाँ पर ही, आगे हम थोड़ा सा और बढ़ेंगे। इसी तरह को कर लेना, भारत के संबंध में हम चर्चा करें उसके साथ देख लेना। भारत ने कुछ और भी यहाँ किया है अफगानिस्तान में, तो एक चीज़ किया है, ध्यान रखना है, यानी कि इस संसद के निर्माण के अलावा भारत ने इसमें अफगानिस्तान में और किस चीज़ का निर्माण किया है, तो दोस्तों ध्यान रखना है, यहाँ पर एक नदी बहती है इस तरफ, ये थोड़ा सा दूसरे कलर से दिखाते रहो आपको, देखो समझो, इस तरफ एक नदी है, हेलमंद नदी है, और इस हेलमंद नदी पर एक यहाँ बांध बनाया गया, या बांध है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, एक बांध बनाया भारत ने, और इस बांध का नाम दोस्तों क्या हो जाएगा, सलमा बांध है। क्या बांध है, सलमा। तो सलमा बांध का जो निर्माण है वो किसने किया है या बनाया है, भारत ने बनाया है, या किस नदी पर है, तो हेलमंद नदी पर है, हेलमंद नदी पर। यह अफगानिस्तान की सबसे लंबी नदी भी है। ठीक है, ध्यान रखना है, आपका लेना है, हेलमंद नदी पर कौन सा बांध बनाया भारत ने, सलमा बांध बनाया है। और हेलमंद नदी क्या है, अफगानिस्तान की सबसे, है ना, लंबी नदी। अगर तुमसे पूछे कि अफगानिस्तान की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है, तो हेलमंद नदी हो जाएगी। तो हेलमंद नदी को आप इसे रिलेट कर लेंगे, इस तरीके से ये बना देंगे। इसी हेलमंद नदी को दोस्तों एक नाम और हम दे सकते हैं, हेलमंद या हीरमंद, एक शब्द हीरमंद भी आता है, हीरमंद। तो हीरमंद को भी आप कर सकते हो, ये एक ही नदी है। ठीक है, इसी नदी पर क्या बनाया गया है, सलमा बांध बनाया गया है। इसके अलावा जो इसकी संसद है यहाँ काबुल है, उसी काबुल में दोस्तों क्या किया गया है, भारत सरकार के द्वारा एक हॉस्पिटल को भी बनवाया गया है। ठीक है, अगर तुमसे पूछे उस हॉस्पिटल का नाम नहीं आता, बस ध्यान रखना है कि काबुल में जो 3 चीज़ें बनाई हैं भारत ने इस अफगानिस्तान में इन्वेस्ट जो किया है, यानी कि वो क्या किया है, भारत ने एक तो इसकी संसद का निर्माण किया है, भारत ने एक तो यहाँ पर एक बांध बनाया है, इसके अलावा एक हॉस्पिटल का निर्माण भी किया है, हॉस्पिटल का निर्माण भी किया है। जो हॉस्पिटल का निर्माण किया है वो भी कहाँ किया, काबुल में। तो संसद और हॉस्पिटल दोनों कहाँ, काबुल में है। जबकि इसका आसमान बांध जो है वो किस नदी पर है, हेलमंद नदी पर है। हेलमंद या हीरमंद, हीरमंद नदी जो है वो अफगानिस्तान की सबसे लंबी नदी है, इसे हम इस तरह से रिलेट कर लेंगे। अब ये नदी जो होती है दोस्तों भौतिक रूप में आएगी, किस में आएगी, भौतिक रूप में। तो हम दोनों को ही मिक्स कर दे रहे हैं, कोई दिक्कत इसमें है नहीं है, तो आप उसी हिसाब से करते चले जाओ। ठीक है, आप जब बच्चों के हमें लर्न भी करना उसी हिसाब से, तो ये लग जाएगा, तो करते चले जाना। तो भौतिक स्वरूप में चाहो तो से रिलेट कर सकते हैं, बन जाएगा। ठीक, अब इसके अलावा दोस्तों और क्या विशेष है इसमें वो समझिएगा। इसी काबुल है ना, काबुल, इस काबुल के थोड़ा सा नीचे जैसे तुम आओगे यहाँ पड़ेगा गजनी। क्या पड़ता है दोस्तों, गजनी पड़ेगा। तो मैं यहाँ शब्द दे रहा हूँ गजनी, गजनी। ठीक है, काबुल के थोड़ा नीचे आओगे क्या, गजनी पड़ेगा। गजनी जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ध्यान रखना, गजनी से भारत में आक्रमण किया था एक व्यक्ति था जिसका नाम था महमूद गजनवी। तो महमूद गजनवी ने जो आक्रमण किया था वो कहाँ से किया था, भारत में, तो गजनी से किया था। तो मैं आपसे बोलूँ महमूद गजनवी, महमूद गजनवी। तो महमूद गजनवी ने क्या किया था, भारत पर लगभग अगर तुम देखोगे तो 17 बार आक्रमण किया था। कितनी बार किया था, 17 बार आक्रमण किया था। तो 17 बार आक्रमण किया था, मैं सीधे बात कर रहा हूँ जो हमें ज़रूरत है उसके हिसाब से। यानी कि इसने अपने 16वें आक्रमण में जो कि लगभग 1025 ईस्वी में क्या किया था, ये आक्रमण हुआ था।
यानी महमूद गजनवी के द्वारा भारत पर 16वां आक्रमण किया गया था 1025 में। इस 1025 में आप देखोगे तो गुजरात में एक जगह है सोमनाथ, यानी कि ये लोग क्या करते थे, ये गजनी है, ये गजनी से कहाँ आया था, गजनी से आया था सोमनाथ में, आया था सोमनाथ में। तो इस सोमनाथ के मंदिर पर क्या किया था, सोमनाथ के मंदिर को लूट कर ले गया था। कौन से आक्रमण ले गया था, तो 16वें आक्रमण में ले गया था। 16वां आक्रमण, देखो 7 से 16वां, 7 से सोमनाथ। सोमनाथ कहाँ पड़ता है, गुजरात में पड़ता है। यह आक्रमण किसने किया था, महमूद गजनवी ने किया था। महमूद गजनवी कहाँ का निवासी था, गजनी का था। क्या का था दोस्तों, गजनी का। जबकि मोहम्मद गौरी कहाँ का था, तो मोहम्मद गौरी था काबुल का। कुतुबुद्दीन ऐबक कहाँ का था, काबुल का था। कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत में दिल्ली सल्तनत का संस्थापक माना जाता है। यानी कि मैं आपसे बोलूं कि दिल्ली सल्तनत या गुलाम वंश का संस्थापक दोस्तों कौन है, कुतुबुद्दीन ऐबक है। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो मोहम्मद गौरी का कौन था, गुलाम था, और साथ में दामाद भी था। दोनों स्थितियाँ उसके पास में थी, क्योंकि उसकी बेटी जो थी उससे शादी हो गई थी। तो ये प्रश्न और बन जाता है। लेकिन अगर हिंदी में बोलूँ आपसे, जो दिल्ली डायनेस्टी थी उसी के अंतर्गत, तो दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो इल्तुतमिश था। कौन हो जाएगा, इल्तुतमिश। क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने जब दिल्ली सल्तनत की स्थापना किया था तब इसने अपनी राजधानी किससे बनाया था, लाहौर को बनाया था। जबकि इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत की राजधानी किसे बनाया था, तो धारणा दिल्ली को बनाया था। इसलिए दिल्ली सल्तनत का जो वास्तविक संस्थापक है वो किसे मानते हैं, इल्तुतमिश को मानते हैं। लेकिन इन लोगों से लगभग 250 वर्ष या 150 वर्ष समथिंग 150 वर्ष के पहले ये व्यक्ति आया था। इसका नाम क्या था, इस व्यक्ति का नाम था महमूद गजनवी। तो महमूद गजनवी ने 17 बार भारत पर आक्रमण किया था। लेकिन अपने 16वें आक्रमण में क्या किया था इसने, जो सबसे बड़ी घटना है, सोमनाथ के मंदिर को लूटा था। सोमनाथ का जो मंदिर था वो कहाँ था, गुजरात में था, इसे ये लूट कर ले गया था। तो ये गजनी हो जाएगा। अब देखो गजनी से दोस्तों अगर तुम देखोगे, हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और समझते हैं देखो आगे क्या है। गजनी के नीचे यहाँ पर तुम देखो तो यहाँ पड़ेगा कंधार। क्या पड़ेगा, कंधार। तो नेक्स्ट हम ले लेते हैं। पहले मैंने काबुल बता दिया, काबुल हो गया, गजनी हो गया, अब कंधार देख रहे हैं हम लोग। क्या देख रहे हैं, कंधार। तो कंधार के बारे में देखो, कंधार के बारे में क्या विशेष है दोस्तों, तो कंधार के बारे में विशेष कुछ नहीं है। आपने देखा महाभारत में मामा शकुनी जो थे वो किस जगह से बिलोंग करते थे, या कहाँ से मतलब वो देखे जाते हैं, तो कंधार से देखे जाते हैं। तो मामा शकुनी जो थे, मामा शकुनी है ना, महाभारत में जो मामा शकुनी का किरदार आपने देखा होगा, तो मामा शकुनी कहाँ से बिलोंग करते थे, कंधार से करते थे। तो कंधार को ध्यान रखना ये हो जाएगा। तो काबुल कंधार इसे कह देंगे। ये सब कहाँ पड़ता है, अफगानिस्तान में। हालांकि कंधार को अफगानिस्तान की सेकंड राजधानी भी कहते हैं। अगर तुमसे बोला जाए कि बताओ अफगानिस्तान की जो सेकंड राजधानी है वो क्या है, तो कंधार हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कंधार। अफगानिस्तान की सेकंड राजधानी क्या है, कंधार हो जाएगी। हालांकि कंधार से हमारे हिस्टोरी के लिए यदि हम थोड़ा देखें तो जो दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध हुआ है जिसे महाभारत का युद्ध कहते हैं, तो उस महाभारत के युद्ध में एक व्यक्ति आपको देखा हुआ मामा शकुनी। तो मामा शकुनी जो थे वो कहाँ से बिलोंग करते थे, कंधार से ही करते थे। कहाँ से करते थे दोस्तों, कंधार से करते थे। तो इसे हम रिलेट कर देंगे। तो 3 जगह आपको ध्यान रखने हैं, काबुल हो गया, गजनी हो गया और कंधार हो गया। काबुल, गजनी, कंधार। काबुल राजधानी है, काबुल से मोहम्मद गौरी था, काबुल से ही कुतुबुद्दीन ऐबक था। गजनी है, गजनी जो है यहाँ से महमूद गजनवी था। महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया, जिसमें 16वें आक्रमण में क्या किया था, सोमनाथ के मंदिर को लूटा था। गजनी यहाँ पर है। जब कंधार की बात करते हैं तो कंधार भी इससे जुड़ा हुआ, यहाँ पे पास में आ जाएगा। कंधार यानी कि अफगानिस्तान की सेकंड राजधानी कहते हैं। और मामा शकुनी जो थे वो कहाँ से थे, कंधार से थे। इस तरह से हम इसे रिलेट कर देंगे और ये यहाँ पर बन के आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब दोस्तों थोड़ा सा इस तरफ हम थोड़ा जाएंगे तो यहाँ पे एक राज्य है जिसका नाम है बामियान। यानी काबुल से अगर तुम देखो पश्चिम की तरफ थोड़ा सा, यानी कि उत्तर पश्चिम की ओर जाओगे थोड़ा सा, तो एक जगह पड़ेगी बामियान। बामियाँ, बामियाँ, बामियाँ एक जगह पड़ेगी, बामियाँ। ये बामियाँ जगह है, मैं नीचे मेंशन कर दिया बामियाँ। दोस्तों बामियाँ की यदि बात करोगे तो बामियाँ में क्या हुआ है, तो बामियाँ में तालिबानी आतंकवादियों ने क्या किया था, महात्मा बुद्ध की, है ना, महात्मा बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा, ठीक है, यानी पूरी दुनिया में महात्मा बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा थी बामियाँ में। क्या थी, बामियाँ या बामियाँ शब्द देते हैं, में थी सबसे ऊंची प्रतिमा थी, जिसे 2004 में बम से उड़ा दिया था।
बम से उड़ा दिया। बामियाँ में थी, ठीक है, तो पूछे बामियाँ में। तुमने एक नाम सुना होगा रोहिंग्या मुस्लिम, सुना होगा रोहिंग्या मुस्लिम। मैं आगे बताऊंगा अभी। रोहिंग्या मुस्लिमों की जो अधिक संख्या है वो म्यांमार के अंतर्गत है। तो दोस्तों म्यांमार में क्या हुआ, म्यांमार में बौद्ध धर्म की अधिकता है। अब धर्म से जुड़ी हुई जो चीज़ें होती हैं वो क्या होती है, थोड़ा सेंसिटिव ज़्यादा होती है। अगर किसी देश में कोई भी गलती करता है धर्म के संबंध में, जैसे मान लीजिए हमने बोला कि महात्मा बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा बामियान में थी, और बामियान कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में 2004 में तालिबान आतंकवादियों ने इसे गिरा दिया, ठीक है। ये पहाड़ में एक बनी हुई प्रतिमा थी, सबसे ऊंची प्रतिमा थी पूरी दुनिया की। लेकिन दोस्तों क्या हुआ, इसका खामियाजा भुगतना किसे पड़ा था, दूसरे देश में, यानी म्यांमार में जो रोहिंग्या मुस्लिम थे उनको, क्योंकि ये मुसलमानों के द्वारा इस मूर्ति का तोड़ा गया था। तो अब जहाँ पर मेजोरिटी में लोग थे, जैसे बौद्ध धर्म के लोग, अगर मैं बोलूँ म्यांमार में बहुत ज़्यादा थे, तो रोहिंग्या मुस्लिम जो थे 2004 के बाद में तुमने देखा होगा भारत में शरणार्थी रहे, बांग्लादेश में शरणार्थी रहे। तो उसका रीजन जो है ना वो कौन है, ये तालिबानी आतंकवादी ही तो थे, इनके द्वारा ही तो ये सारा कुछ घटना की गई थी, जिसका जो असर था वो कहाँ देखने को मिला था, भारत में भी देखने को मिला था, और साथ में म्यांमार में भी देखने को मिला था। यह घटना 2004 की है, इसे बामियान में से उड़ा दिया गया था। तो इतनी घटना को करना है, इसके बारे में ध्यान रखना है, अफगानिस्तान के बारे में। दोस्तों इसके अलावा यदि हम बात करें तो और विशेष इसमें और क्या हो सकता है, तो और समझिएगा। तो देखो मैंने यहाँ पे 3 देश बनाने की कोशिश किया था, तो अभी फिर और दोबारा बनाने की कोशिश करते हैं, समझते हैं। देखो एक शब्दावली प्रयोग की जाती है गोल्डन ट्रैंगल, ठीक है, गोल्डन ट्रैंगल, उसे समझ लीजिएगा थोड़ा सा। मैं इसे हटा दे रहा हूँ यहाँ से, ये आपने लिख लिया हुआ मुझे लगता है। देखो गोल्डन ट्रैंगल एक शब्दावली प्रयोग की जाती है। ये जो देश है ये तो मतलब पाकिस्तान हो गया, यहाँ ये अफगानिस्तान है, और यहाँ जुड़ा हुआ ये क्या है, ईरान है, इसे बोलेंगे ईरान, ठीक है। एक शब्दावली प्रयोग करता हूँ मैं आपके सामने, गोल्डन ट्रैंगल, गोल्डन ट्रैंगल, ठीक है। ये है यानी कि स्वर्णिम त्रिभुज में कितने देश आते हैं, तो 3 देश आएंगे। कितने देश आएंगे दोस्तों, 3 देश आएंगे। तीनों देश आपको ध्यान रखना है, यानी कि एक देश तो क्या हो जाएगा, ईरान हो जाएगा, एक देश कौन हो जाएगा, अफगानिस्तान हो जाएगा, एक देश हो जाएगा पाकिस्तान। गोल्डन ट्रैंगल का मतलब क्या है, तो दोस्तों गोल्डन ट्रैंगल मतलब है अफीम उत्पादक देश। जैसे मैं आपसे बोलूं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अफीम जो होती है, जिसे हेरोइन बोलते हैं, इसकी कीमत बहुत ज़्यादा है, यानी गोल्ड से भी ज़्यादा कीमत है, इसलिए इसे बोलते हैं गोल्डन ट्रैंगल। तो वही शब्द यहाँ प्रयोग करते हैं कि गोल्डन ट्रैंगल में कितने देश आते हैं, 3 देश आते हैं। 3 देश कौन कौन से हैं, तो अफगानिस्तान आ जाएगा, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, और कौन सा आ जाएगा, ईरान आ जाएगा। कौन आ जाएगा दोस्तों, ईरान आ जाएगा। गोल्डन ट्रैंगल का मतलब क्या है, तो अफीम उत्पादक देश, अफीम उत्पादक देश। तो अफीम उत्पादक देश जो है वही किस में आते हैं, वो आते हैं गोल्डन ट्रैंगल में। तो इस हिसाब से हम क्या कर लेंगे, इसको रिलेट कर देंगे, ऐसे हमें ये याद कर लिया जाएगा, ठीक है। तो गोल्डन ट्रैंगल आपको ये क्लियर हो जाएगा, यहाँ तक ही कर लेंगे, ठीक है। तो गोल्डन ट्रैंगल ही हो जाएगा, ठीक, ये हो जाएगा। अब तुमने देखा भी होगा जैसे भारत में एक्टिविटीज़ होती हैं, तो ये लोग क्या करते हैं, जैसे अफीम जो होती है, अफीम, जैसे हमारा पंजाब राज्य जो है, भारत का पंजाब राज्य अफीम से सबसे ज़्यादा ग्रसित मतलब राज्य है। उसका रीजन क्या है कि पंजाब जो है ना वो पाकिस्तान के बॉर्डर पर है। तो ये लोग क्या करते हैं, इधर से अफीम की खेती ज़्यादा होती है, अफीम या हेरोइन जो होती है वो क्या करते हैं, वो यहाँ पे इलीगल एक्टिविटी करते रहते हैं, जिससे पंजाब में काफ़ी ज़्यादा क्या हो जाती है, अफीम जो है आती रहती है। वहाँ के जो युवा हैं वो इसकी बड़ी मात्रा में चपेट में आ गए हैं, और लगातार क्या है यहाँ पर नशा बढ़ता चला जा रहा है। तो वही है, ये मतलब रहता है। मैं यहाँ पर दोस्तों एक बात कहना चाहूँगा आप लोगों से। कहा जाता है कि यदि आप शराब का नशा करते हैं, यदि आप किसी से प्रेम का नशा, जैसे आपको प्रेम हो जाता है, तो कहा जाता है प्रेम भी अंधा है ना। ये अपने नाम सुना होगा कि प्यार अंधा होता है। अब जो अगर कोई व्यक्ति प्यार में पड़ जाता है तो उसके बचने के चांस ज़्यादा है, क्योंकि जो प्यार में जब उसे लात पड़ती है तो वापस आएगा, फिर दोबारा से संभल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कोई व्यक्ति लिगर ड्रिंकिंग करता है, लिगर शराब वगैरह प्रयोग करता है, अगर उसे थोड़ा सा क्या किया जाए, एडिक्शन लगा हुआ है, लेकिन उससे थोड़ा प्रयास किया जाए तो वो व्यक्ति वापस आ सकता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति चरस गांजा, मेरा तात्पर्य यह है कहने का कि सूखा नशा करता है, तो दोस्तों उसकी ज़िंदगी कंप्लीट ख़त्म होने वाली है। इस व्यक्ति को, अगर ये व्यक्ति एक बार इसमें चला गया, इस वाले सूखे नशे वाली स्थिति में, तो उसकी ज़िंदगी जो है एकदम ख़त्म हो जाएगी। वो वापस मुश्किल ही आएगा, नामुमकिन ही आएगा, ठीक है। 99% है कि नहीं आएगा, 1% चांस है कि वो वापस आएगा, क्योंकि हमारी ये बॉडी होती है, अगर एक बार
सूखे नशे का यदि अगर वो उसे हैबिचुअल हो जाती है तो उसे चाहिए ही चाहिए, बॉडी आपको हमेशा मांगेगी उसकी, ठीक है, ये हो जाता है। तो ये सूखा नशा बहुत खतरनाक है। तो कोशिश ये करना है, अगर आपके अंदर कोई भी, पहले तो बचना है, अपना पहले फ्यूचर देखो, सही तरीके से देखना है हमें कि हमारे लिए ज़्यादा बेटर क्या हो सकता है, इनके चक्कर में नहीं पड़ना है। लेकिन भाई तभी यदि आपकी संगति ऐसी है और तुम पढ़ भी जाते हो तो कोशिश ये करनी है कि कभी अफ़ीम या जो चरस गांजा है, ये सूखा जो नशा है, इसके चक्कर में कभी न पड़े। अगर पड़ गए तो इसका रास्ता जाने का तो है, वापस आने का नहीं है। अगर फंस गए तो पूरी ज़िंदगी तबाह हो जाएगी, सब कुछ बेकार हो जाएगा, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। इसलिए ध्यान रखना है कि यहाँ से इनसे बचना है, ऐसी संगति से बहुत ज़्यादा बचना है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब ये जो देश है, मैंने आपसे शुरुआत में बोला है कि अफ़गानिस्तान जो है दोस्तों, वो कभी भी शांत देश रहा ही नहीं है, अशांत रहा है। तो एक रीज़न इसका जो है ना दोस्तों, यहाँ पर बड़े पैमाने में, पूरी दुनिया में सर्वाधिक अफीम का जो उत्पादन है वो कौन सा देश करता है? अफ़गानिस्तान करता है। हालांकि ईरान भी इसमें शामिल है, पाकिस्तान भी है, लेकिन सबसे ज़्यादा कौन करता है? तो वो अफ़गानिस्तान करता है। तो जहाँ पर इसकी पैदावार हो रही है, तो वहाँ के युवा या वहाँ के जो भी नागरिक होंगे वो थोड़ा बहुत तो इसका प्रयोग करते ही होंगे। तो ये सूखा नशा है, और एक बार लत लग जाती है तो इसमें भाई खुद नहीं पता होता है कि लोग कर क्या रहा है, ठीक है। इसलिए अशांति का एक रीज़न इसका ये भी है कि अगर इस देश से अफ़ीम जो कृषि होती है, अगर उसे बंद कर दिया जाए तो हो सकता है कि आगे आने वाले 10-20 साल में क्या हो जाए, ये जो देश है वो शांति की ओर आ सकता है। लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि इसकी अर्थव्यवस्था लगभग किस पर निर्भर करती है? इसी अफ़ीम के उत्पादन पर निर्भर करती है। तो ये हो जाएगा, क्योंकि अफ़ीम की जो कीमत है अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में बहुत ज़्यादा है ना, गोल्डन से भी ज़्यादा, यानी गोल्ड जो है उससे भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो वही स्थिति क्या हो जाती है, यहाँ बन जाती है, ठीक है। तो ये हमने यहाँ तक देख लिया है। अब इसके अलावा दोस्तों अफ़गानिस्तान के बारे में कुछ फैक्चुअल डाटा है। जैसे पूछता है अफ़गानिस्तान का मतलब राष्ट्रीय पशु क्या है, राष्ट्रीय वृक्ष क्या है, तो उनको मैं एक बार लिख दे रहा हूँ स्लाइड पर, और वो चीज़ें क्या है एक बार बस एक रीडिंग कर लेना, देख लेना आपको, ठीक है, अच्छी तरीके से। तो आप करिएगा, देखो उसको समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये 4-5 प्रश्न और हैं, इनको आप ध्यान से देख लीजिएगा। ये क्या है देखो, अगर आप देखोगे थोड़ा सा 4-5 प्रश्नों के बारे में, इनके बारे में इनको समझिएगा। पहला प्रश्न देखो ये है, मतलब राष्ट्रीय स्तर की जो जानकारी है अफगानिस्तान के संबंध में वो देख लीजिएगा, ठीक है। देखो पहली जानकारी तो ये है कि अफगानिस्तान का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, तो सिनो लियोपोल्ड है। क्या है? सिनो लियोपोल्ड, ठीक है, जो है वो अफगानिस्तान का राष्ट्रीय पशु है। जबकि अफगानिस्तान का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है दोस्तों, तो अफगान पाइन है। क्या हो जाएगा? अफगान पाइन हो जाएगा अफगानिस्तान का राष्ट्रीय जो मतलब वृक्ष है वो। अफगानिस्तान का राष्ट्रीय पक्षी क्या हो जाएगा, तो गोल्डन ईगल है। क्या हो जाएगा? गोल्डन ईगल। अफगानिस्तान का राष्ट्रीय पुष्प क्या हो जाएगा, तो ट्यूलिप है। क्या हो जाएगा? ट्यूलिप। ट्यूलिप अफगानिस्तान का राष्ट्रीय गीत। देखो ये प्रश्न थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, IMP लिख देना, ठीक है। मतलब ये सब भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। जो मैंने पेपरों में देखा है, PYQ जैसे हम लगा रहे हैं, उसमें ज़्यादातर प्रश्न जो राष्ट्रीय स्तर के किसी भी देश का अगर पूछ रहा है, भारत के पड़ोसी देशों के हिसाब से, तो उसमें खेल से संबंधित प्रश्न ज़्यादा पूछा गया है। जैसे म्यांमार के खेल का नाम क्या है, नेपाल के खेल का नाम क्या है, श्रीलंका के खेल का नाम क्या है, ये सारी चीज़ पूछी गई है। तो थोड़ा सा क्या उस हिसाब से आपको ध्यान खेल को, तो मैं कह सकता हूँ कि अफगानिस्तान का राष्ट्रीय खेल का नाम क्या, बुजकाशी है। अब ये बुजकाशी जो दोस्तों खेल है, ये क्या होता है, तो बकरी पकड़ना होता है। मतलब बुजकाशी कुछ नहीं होता है, घोड़े पर लोग बैठ करके, घोड़े सवार, कई सारे घोड़े होते हैं, एक बकरी को छोड़ दिया जाता है। बकरी जो वो है दौड़ती है, ये लोग क्या करते हैं, उसे पकड़ते हैं, जो पकड़ लेगा उसे बकरी को, वो जीती जाएगा। इसी को बोलते हैं बुजकाशी। इसी का नाम क्या है, बुजकाशी हो जाएगा। जबकि बात किया जाए दोस्तों अफगानिस्तान के फल, राष्ट्रीय फल की, तो अफगानिस्तान का राष्ट्रीय फल क्या हो जाएगा, अनार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनार हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना मिल जाएगा, पोमोग्रेनेट। दोस्तों यदि बात किया जाए अफगानिस्तान के बारे में और क्या है, तो एक प्रश्न और कर लेना, अफगानिस्तान में कितने प्रांत हैं? अफगानिस्तान में कितने प्रांत हैं? तो ध्यान रखना 34 प्रांत हैं। इसमें कितने प्रांत हैं? 34 प्रांत। यानी कितने स्टेट हैं? जैसे मैंने बोला था आपसे कि पाकिस्तान में कितने स्टेट थे, 8 स्टेट थे। श्रीलंका में कितने स्टेट से, 9 स्टेट थे। जबकि इसमें अफगानिस्तान में कितने हैं, तो 34 हैं। भारत में कितने स्टेट हैं, ध्यान 28 हैं। और एक मतलब 8 क्या है, UT हैं, यानी केंद्र शासित प्रदेश है। तो इस तरह से हम क्या कर लेंगे, ये अफगानिस्तान के संबंध में हमारी चर्चा हो जाएगी। अब दोस्तों इसके बाद में जो नेक्स्ट हमारा देश है वो है नेपाल। नेपाल के बाद में भूटान, भूटान के बाद में बांग्लादेश। हम कोशिश करते हैं कि इसी वीडियो में सारा कुछ ये लेक्चर